मेरे पिताजी ने 1926 में नॉर्थ ईस्ट का पहला सिनेमा हॉल केल्विन सिनेमा शिलोंग खोला। मेरा आसामी समाज से काफ़ी जुड़ा हो गया। जानू भरवा, मधु, मंजू बोरा, प्रांजल से किया। आसाम की जो भी फिल्में बनती थी मोटा मोटी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में आती। तो अगर अच्छी चली तो मैं अपना कमीशन लेता था, अगर थोड़ी भी कमज़ोर हुई तो मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करता। आसाम में जो जितने भी निर्देशक हैं या हम आसाम के जितने डायरेक्टर्स हैं, जितनी यहाँ पे सिनेमा होती है, क्या उनको राष्ट्रीय स्तर पे उतना ही सम्मान मिलता है? तो ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग को उस लेवल पे काम क्यों नहीं, जबकि हमारी पिक्चरें इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी नाम कमा रही जी, काफ़ी अवार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, एग्जीबिशन किया, मेरा दूसरा कोई भी ऐसा कंपटीटर नहीं है। मैंने इंक्लूडिंग आसामीज, बंगालीज, जो भी पकड़ लीजिए, कोई नहीं, मैं अकेला आदमी। तो आपके शानदार बचपन में कुछ ऐसी यादगार? 47 में इंडिपेंडेंस हुआ, खूब जोरों से मनाया गया, सब कुछ हुआ जी। तो 47 के एंड में सरदार पटेल शिलोंग आए। इतनी भीड़ हुई कि मैं उनके पास ही नहीं जा सका, उनसे मिल नहीं सका। अब बहुत दुख हुआ, खूब रोया। पिताजी ने देखा मेरी तरफ तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें सरदार पटेल मेन गेस्ट थे। नमस्कार दोस्तों, हेरिटेज टॉक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम ये मानते हैं कि विरासत सिर्फ दीवारों पे नहीं बल्कि विचारों में बसती है। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ सितारों में से आज हमारे साथ हैं श्री शंकर लाल जी गोयनका, जिनका समाज, संस्कृति और सिनेमा पे एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए जानेंगे उनके अनुभव के बारे में और उनके योगदान के बारे में, जो उनको आज इतनी बड़ी हस्ती बना चुका है। सर्वप्रथम गोयनका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अभी भी रेगुलर काम करता हूँ, बाहर घूमने जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड जाने का भी मन है। अच्छा है, आदमी को रुचि कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं करने, काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हरदम अपना इंटरेस्ट किसी चीज़ में बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, जीने बिल्कुल, की तमन्ना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। काम से हम सवाल पे आते हैं। आपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को चुना, तो इसकी रुचि, इसके तरफ रुझान आपका कब शुरू हुआ? नहीं, ऐसा है, मेरे पिताजी ने 1926 में नॉर्थ ईस्ट का पहला सिनेमा हॉल केल्विन सिनेमा शिलोंग खोला। वो नॉर्थ ईस्ट का पहला सिनेमा हॉल। उसके बाद 1932 में बिजू सिनेमा शिलोंग खोला। 1935 में केल्विन सिनेमा गुवाहाटी खोला। ये मेरा जन्मदिन भी था। और इसी समय अग्रवाल जी ने जयमती पिक्चर बनाई, तो इसलिए मेरा जन्म ही फिल्म लाइन में हुआ, ये मान के मैं चलता हूँ। और इसी वजह से लगता है कि मेरा रुझान फिल्म लाइन की तरफ ही हुआ। 1957 में अपना एजुकेशन पूरा करके मैंने अपना एग्जीबिशन बिजनेस, जैसे बिजू शिलोंग, केल्विन शिलोंग और गुवाहाटी शिलोंग, ये मैंने ज्वाइन कर लिया।
और अपने बड़े भाई साहब के देख रेख में काम सीखना शुरू किए। ये चलते रहा। फिर 62 में फैमिली ने एक और सिनेमा हॉल शिलोंग में बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, लिया, वो बड़े भाई साहब हैं, वो लोग बनाएंगे। लेकिन अचानक वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरी झोली में आके गिर गया। भाई साहब ने कहा ये सिनेमा आपको बनाना है। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने तब तक एक मुर्गी का घर नहीं बनाया। सिनेमा तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और इधर उधर से सीख के कुछ लोगों से जानकारी लेके सिनेमा हॉल शुरू किए। और वो 1966 में वो हॉल बन के पूरा हुआ। उसका नाम अंजलि सिनेमा शिलोंग, जो आज भी चल रहा है। जी। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला 70 mm थिएटर बना। वाह। उसके पहले कोई भी 70 mm थिएटर नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। तो उस समय और मेरी रुचि आगे बढ़ी। अर्ली 70s में मेरी भूपेन हजारिका जी से मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ मेरा दोस्ताना हुआ। उन्हीं दिनों ने एक पिक्चर बनाई प्रतिध्वनि, जिसमें आसाम के राजाओं का और खासी राजाओं का जो आपस में संबंध था, उसके ऊपर में वो स्टोरी थी। उसको देख के मैंने भूपेन जी को बोला आप इसको खासी में प्रोड्यूस कीजिए। बोला मेरे पास तो इसको डब करने के लिए और पैसे नहीं। अब आप चिंता मत करो, जो भी पैसा होगा मैं लगाऊँ। उन्होंने पिक्चर डब की और वो पिक्चर का नाम खासी में का सारथी रखा गया। और वो पिक्चर मैंने अंजलि सिनेमा शिलोंग में रिलीज की, जहाँ वो 2 हफ्ता चली। तो ये मेरा फिल्म प्रोडक्शन से बोलिए या फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से बोलिए, मेरा परिचय हुआ। फिर वो चलते रहा। फिर 1977 में मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस गोयनका एंटरप्राइजेस गुवाहाटी में खोला। जो आज भी चल रहा है। और आसाम का कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस नहीं है जो इतने साल तक चल रहा है और पूरे जोर शोर से चल रहा है। ये मेरा अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस है जो चल रहा है। और आज आसाम का छोड़ के तो मैं हिंदुस्तान का वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस। जरूर जी। बम्बई के लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो ये मेरा फिल्म लाइन में दूसरा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बम्बई जाना हुआ, कलकत्ता जाना हुआ, तो लोगों से मुलाकात शुरू हुई, सब शुरू हुआ काम। उस समय 81 में मेरा परिचय मिस्टर आर.एस. जालान से कलकत्ते में हुआ। वो बंगाली में फिल्म प्रोड्यूस करते थे। तपन सिन्हा के साथ सफ़ेद हाथी बोल के एक पिक्चर बनाई थी, जिसने बहुत नाम कमाया। वो पिक्चर आसाम में मैंने डिस्ट्रीब्यूट की, तो उनसे परिचय हो गया। तो एक दिन ऐसे ही बात करते करते उनसे मैंने पूछा आप आसाम में आसामीज फिल्म क्यों नहीं बनी? बोला मैं आसाम में कोई को जानता नहीं, अगर आप साथ आओ तो मैं फिल्म बनाऊंगा। मैंने कहा चलिए आते हैं साथ। तो उन्होंने और मैंने मिल के 1982 में मानव की फिल्म का प्रोडक्शन किया और उड़िया में उसी का नाम अग्नि परीक्षा रखा गया। और 82 में इस तरह से फिल्म लाइन में
प्रोडक्शन में जुट गए। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे आप। नहीं वो 82 की बात, हाँ, लेकिन उसी समय मेरा फैमिली का पार्टीशन हुआ। ओ, इतने दिन तक हम लोग एक साथ में थे। एक साथ थे। अंजलि सिनेमा, गोयनका ऑटोमोबाइल, गोयनका सारा का सारा बिजनेस साथ था। लेकिन 82 में हम लोग का पार्टीशन हुआ। तो पार्टीशन होने से एक ये हुआ, गुवाहाटी का जैसे केल्विन सिनेमा ये सब मेरे हिस्से में आया। यहाँ गोला था हम लोग का वो, और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन गुवाहाटी में ही था। जी, तो ये सब होने की वजह से मेरे को गुवाहाटी में रहना गुवाहाटी में रहना। पड़ता था। मेरी माँ मेरे साथ थी, वो शिलोंग नहीं छोड़ना मांग रही थी। तो मेरे बच्चे और मेरी वाइफ शिलोंग रहते थे। तो इस तरह मेरा जीवन दो जगह बट दो गया। जगह बढ़ गया, तो अब कलकत्ता जाना, बम्बई जाना मेरे लिए संभव नहीं रहता। संभव नहीं था। तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस थोड़ा कम हो गया। और उन्हीं दिनों मैंने मेघालय में कोल बिजनेस शुरू किया, जो नांगल बेबरा से कोल ला के गुवाहाटी में बिक्री करना। नांगल बेबरा का कोल उस समय कोई नहीं जानता था। तो मैंने, मेरे एक पार्टनर थे मिस्टर सिंह, जो तुरा में रहते थे, उनके साथ मिलके मैंने बिजनेस शुरू किया और नांगल बेबरा का कोल गुवाहाटी में इंट्रोड्यूस किया। भगवान की कृपा पे बहुत जोर से बिजनेस चला। तो मैं उसमें ध्यान देने लग गया। तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो मेरी सक्सेस देख के मतलब मेघालय के दूसरे लोग भी इस बिजनेस में घुसने लगे। तो ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ये बिजनेस छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में फिर ध्यान दिया और उसका नतीजा आज आपके सामने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जीवन चल रहा था। आपको एक बात जरूर बताऊंगा जिसको आप माँ का आशीर्वाद भी बोल सकते हो। माँ ने बोला मैं शिलोंग नहीं छोड़ूंगी, मैं जिस घर में आई थी उसी घर से जाऊंगी। तो इसलिए मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे शिलोंग में ही रहे। मैं चाहता था वो गुवाहाटी आ जाए और एक साथ रहे, वो हुआ नहीं। अब माँ का आशीर्वाद मैं आपको इसलिए बोलूँगा, यहाँ अल्फा का बहुत बड़ा चक्कर चला 88-89 में, आपको अगर याद। जी जी। उस समय लोग डर डर के आसाम छोड़ रहे थे, बाहर जा रहे थे, सब जा रहे थे। लेकिन मेरे को कुछ भी भय नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी इंटायर फैमिली शिलोंग में थी। उनकी एजुकेशन में कोई फर्क नहीं आया। अगर वो मेरे को तंग करते तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस को ताला मारो और वापस चले जाओ। जी। तो ये मैं माँ का आशीर्वाद बोलता हूँ कि उसकी वजह से मेरी फैमिली और मेरा जीवन बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई बड़ा। 75 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। तो वो उस समय तक 13-14 साल का हो गया था। और उसी समय मैं उसको गुवाहाटी लाया कि उसको कराटे का शिक्षा दिया जाए, जिससे वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसने फिल्म लाइन में इंटरेस्ट लेना शुरू की। मैंने उसको कहा बेटा तुम ये सब मत करो, तुम अपना पढ़ाई पूरा करो। मतलब मैं पढ़ाई भी करूँगा, काम भी करूँगा। तो उसने अपना कॉमर्स में बीए किया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसके आगे उसने पढ़ाई नहीं की और बिजनेस में मेरे साथ आ गया। तो आने की वजह से हम लोग की पार्टीशन के टाइम पे हम लोगों को काफ़ी प्रॉपर्टी मिली थी शिलोंग गुवाहाटी।
तो हम लोगों ने उसका डेवलपमेंट शुरू किया। इस तरह से रियल इस्टेट बिजनेस में भी आ गए, जिसका एक भाग आप अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं। उसके बाद चलता रहा। मेरा अपना एक ट्रस्ट था, जीवन राम मूंगी देवी गोइनका जी ट्रस्ट। तो उसका मैं अपने माँ पिताजी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसका फंक्शन मैंने शुरू किया। उसमें दीपांकर बनर्जी जो यहाँ प्रोफेसर थे गुवाहाटी जी। यूनिवर्सिटी में, उनका साथ मिला और मैं हर एक साल उसका फंक्शन शुरू हुआ। तो फंक्शन शुरू होते होते मेरा आसामी समाज से काफ़ी जुड़ा हो गया। जानू भरवा, मधु, मंजू बोरा, प्रांजल से किया, अपने हिरेन बोरा, इन सब के साथ ये हुआ। और धीरे धीरे उनसे क्लोजनेस भी हुई और आसामी समाज की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आसाम की जो भी फिल्में बनती थी मोटा मोटी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में आती थी। तो अगर अच्छी चली तो मैं अपना कमीशन लेता था, अगर थोड़ी भी कमज़ोर हुई तो मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो इसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इन्हीं दिनों मेरा अरुण शर्मा जी से संबंध हुआ, जो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर जी और पद्मश्री थे। तो उनके साथ मेरा बहुत दोस्ताना हुआ और मैं हर एक चीज़ के लिए उनसे कंसल्ट करता था। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उनका फ़ोन आया, गोयनका जी मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, मेरी किताब है आशीर्वाद रंग, जो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है, उसके ऊपर आप पिक्चर बनाइए। मैं चक्कर में आ गया, ये अचानक कहाँ से ऑफर है। अब कुछ दिन सोचा, फिर मैं जानू बरुआ जी के पास गया। बरुआ जी, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो मैं पिक्चर बनाऊंगा, नहीं तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ दिन समय दीजिए। तो 5-6 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, उनका जी मैं पिक्चर बनाऊंगा, आप मेरी मुलाकात अरुण शर्मा जी से करवा लीजिए, क्यों हम लोग दोनों मिलके वो पिक्चर का स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट वगैरह सब समझ लें। तो मैंने उनकी मुलाकात की और इस तरह अजय फिल्म का आगाज़ शुरू हुआ। तो पिक्चर बनी, रिलीज़ हुई। कमर्शियली उतने कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसको प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला एज ए बेस्ट आसामीज फिल्म ऑफ द ईयर। शानदार। तो अच्छा लगा, ठीक है, चलता रहा। फिर मंजू बोरा जी ने एक दिन अप्रोच किया कि गोयनका जी मेरे साथ भी तो बनाइए, आपके साथ भी बनाते हैं। तो उनके साथ एक बड़ो पिक्चर बनी, तो उसको भी प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला और पैनोरमा अवार्ड भी मिला। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी, तो और आगे बढ़े। और फिर मैंने हिरेन बोरा जी के साथ एक पिक्चर, असमीज पिक्चर बनाई। तो वो नॉमिनेशन हुआ उनका बेंगलोर में, इजिप्ट में, कलकत्ता में, लेकिन नेशनल अवार्ड नहीं मिला। हाँ चलो ठीक है, चलता है। फिर एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते कहा, सामने तो मैंने कर लिया, लेकिन मेघालय जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया। तो वहाँ प्रदीप कुर्बा जी बोल के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा अपने एक पिक्चर बनाए। तो उनके साथ मैंने एक पिक्चर बनाई, यूडू मतलब वहाँ का बड़ा बाजार, उसको यूडू बोल, उस पर पिक्चर बनी और पिक्चर रिलीज हुई। वो पिक्चर को
प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल तो मिला ही है, लेकिन साउथ कोरिया में उस पिक्चर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, जो उस समय तक किसी इंडियन फिल्म को नहीं मिला। मेरे लिए बहुत अच्छा था, सब हुआ, रिलीज हुआ, सब चला। लेकिन ये सब 4 पिक्चर बनाने के बाद में जब बैलेंस शीट देखा तो बहुत माइनस था, बहुत माइनस था। मूवीज कमर्शियली हिट नहीं हुई, लेकिन कोई भी कमर्शियली हिट नहीं, एक्कॉलेड्स काफी मिला उनको, तो काफी। तो फिर उसका प्रभाव मेरे दूसरे बिजनेस पे पड़ना शुरू हुआ। तो मैंने फुल स्टॉप कर दी। फुल स्टॉप करने के बाद आज तक कोई पिक्चर नहीं बनाई, लेकिन अभी फिर खासे पिक्चर बनाने का मन हो रहा है। इसका रीज़न है कि वहाँ मेघालय गवर्नमेंट ने एक OTT सेंटर खोला है। उसमें मेरी पिक्चर यूडू को आज के दिन 20 लाख रुपया का राइट मैंने दिया, 1 साल का मिला। वाह। तो वो मिलने से मेरा यूडू का जो लॉस था वो मेरा कवर हो गया। तो अब मैं सोच में पड़ा हूँ कि दोबारा पिक्चर बनाए कि नहीं बनाए। तो प्रदीप कुरवा जी से ऐसे ही बात हो रही थी, बोलो गोयनका जी आप बनाओ ना, आपको क्या फर्क, 35 लाख रुपया तो OTT वाले देंगे, मैं अपना डायरेक्शन का जो भी फीस है, अगर भगवान नहीं करे कुछ भी होगा तो नहीं लूँ, और आपको मैक्सिमम आपका 15 से 20 लाख रुपया लगेगा। तो वो आज के दिन मेरे पास है, क्योंकि यूट्यूब का OTT राइट्स है। तो अब मन हो रहा है कि एक खासी पिक्चर बन, तो हो सकता है ये मेरा नेक्स्ट ईयर कोई खासी पिक्चर बन। तो इसी तरह फिल्म लाइन में इंटरेस्ट चल रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट तो मेरा जो रोड पे एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी प्लॉट है, वहाँ फिर शुरू करने का मन है। तो यही मेरा लाइफ। तो हम ये समझ सकते हैं कि केल्विन सिनेमा का जन्म और आपका जन्म एक किस्मत का कॉल था कि दोनों फिल्म लाइन में जाएंगे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि फिल्म लाइन में मेरा जन्म हुआ सिनेमा। और ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने जयमती पिक्चर भी उसी साल, जो पहली मूवी थी, तो इसलिए मैं इसको संजोग नहीं मानता, ये भगवान का इशारा है मेरी। जरूर जरूर। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो समाज में जितने भी निर्देशक हैं, क्या उनको राष्ट्रीय दर्जे पे उतना सम्मान मिलता है? माना आसाम में जो जितने भी निर्देशक हैं, या हम आसाम के जितने डायरेक्टर्स हैं, जितनी यहाँ पे सिनेमा होती है, क्या उनको राष्ट्रीय स्तर पे उतना ही सम्मान मिलता है? इसके लिए बहुत कम लोग हैं जिनको ये सम्मान मिलता है। इसमें मैं जानू बरुआ जी का नाम लूँगा, रीमा दास जी का, अभी उनकी पिक्चर ऑस्कर में गई, उनका नाम लूँगा। ये 2-3 आदमी छोड़ के किसी को ये सम्मान नेशनल लेवल पे नहीं मिला। और सबसे बड़े दुख की बात है, जैसे यहाँ के डायरेक्टर एक्टर बम्बई में जाके काम करे, वो सम्मान भी नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो उसमें जानू बरुआ जी एक एक्सेप्शन है, जिन्होंने नेशनल लेवल पे पिक्चरें बनाई, और आसाम में आज तक किसी नहीं। तो ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग को उस लेवल पे काम क्यों नहीं, जबकि हमारी पिक्चरें इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी नाम कमा रही जी, काफ़ी अवार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे नहीं है, कमर्शियल लेवल पे हम लोग को कुछ भी सम्मान नहीं मिला। तो पिछले 50 सालों में, या मैं कहूँ 5 दशकों से, जो आपने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी क्षमता फिल्म इंडस्ट्री में लगा दी, आपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, प्रोडक्शन भी किया, इसमें से सबसे यादगार आदमी हूँ जिसने फिल्म प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, एग्जीबिशन किया।
मेरा दूसरा कोई भी ऐसा आदमी कंपटीटर पूरे नहीं आसाम है। में, मैंने इंक्लूडिंग आसामीज, बंगालीज, जो भी पकड़ लीजिए, कोई नहीं। मैं अकेला आदमी जो तीनों सेक्शन में मैंने काम किया। इनमें सबसे यादगार पल आपके लिए क्या है? इस 50 सालों पल, में, हाँ, इन 50 सालों में जो सबसे यादगार पल जो आज आप फिर सोचते हैं या दोबारा सोचते हैं तो आपको फिर से चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। आप प्रेस्टीज के हिसाब से अगर बात करो तो मेरे फिल्म ईडू को जो साउथ कोरिया में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, वो मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग था। और कमर्शियली अगर बात करो तो वो भी पिक्चर जब रिलीज हुई, उसकी जो रिपोर्ट मेरे पास आई वो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग थी। मेरे एक दोस्त ने गुवाहाटी कलकत्ता से फ़ोन किया, गोयनका जी आप मेरे को 1% शेयर दे दो, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। वो इतना बड़ा हिट इतनी हुआ, बड़ी वो हिट भी। थी। वो कभी मैं सोच नहीं सकता कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो सकती। तो कमर्शियली सबसे बड़ा थ्रिलिंग वो था। और आर्टिस्टिकली आप सोचो तो साउथ कोरिया में जो मेरे को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। आपकी इस पूरी जर्नी में, आज तक की जो जर्नी है, उसमें आपका परिवार का कैसा योगदान रहा है? परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? या ऐसा कभी हुआ कि नहीं, परिवार कुछ चाहता है आप ये मत करिए या रुक जाइए, ऐसा कभी कुछ हुआ? 82 तक जब हम लोग का पार्टीशन हुआ तो जैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोला, ये सब खोला, तो मैं परिवार का मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना उनसे कोई एडमिशन ऑब्जेक्शन है? किया। अपनी मर्जी से खोला, चलाया, कभी जॉइंट परिवार की परवाह नहीं की। उसके बाद तो 82 के बाद तो मैं खुद ही सर्वा था, तो कुछ कोई भी कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं आई। बच्चे बहुत छोटे थे। ये जो मैंने बीच में फिर प्रोडक्शन जो बंद किया, उसमें मेरे बेटे की बहुत बड़ी भूमिका है। वो कहा पापा आपको सारे रिवार्ड मिल गए, अब आप कम से कम रुपए की तरफ ध्यान दीजिए और प्रोडक्शन कम करें। तो पहला उसकी तरफ से मेरे को कुछ ये रिक्वेस्ट आया कि आप प्रोडक्शन बंद करो। और मैंने भी सोचा कि उसका बोलना बहुत ठीक है, सही बात। क्योंकि इतना नुकसान करके अवार्ड लेना कोई माने नहीं। काफ़ी हो गए, 3 जी, वहाँ अवार्ड है, ये सारे अवार्ड हैं, तो वो काफ़ी है जीवन के लिए। लेकिन मन नहीं मानता, तो अभी फिर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें। जी। तो 2010 में आपको जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, दादा साहब एकेडमी अवार्ड, सॉरी, फाल्के अवार्ड तो भारत रत्न है, जब दादा साहेब अकादमी अवार्ड, पद्मश्री मिला। पद्म। तो दादा साहेब अकादमी अवार्ड से आपकी क्या यादें जुड़ी है? मेरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा फिल्म एग्जीबिशन, उसके लिए। क्यों ये 57 टू 30-40 साल तक कोई भी ऐसा आसाम का ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिसने फिल्म लाइन में बिना रुके काम किया। मैं अकेला, उस समय तक मैं अकेला था। उसके बाद अपने बयानी जी को ये अवार्ड मिला, मेरे बाद मिला, लेकिन सबसे पहला मैं था। और दादा साहब एकेडमी अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात। तो अब जैसे आप बोल रहे हैं आपको दोबारा प्रोडक्शन करने का मन है, तो इन सब के लिए आपका गुरु मंत्र क्या है? आप हर दिन जो इस उम्र में आने के बाद भी ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, अपने आप को सुचारू रूप से अपने काम चला रहे हैं। गुरु मंत्र एक ही है, मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता। आप मेरे को घर पे बैठाओ तो मैं बैठ नहीं सकता, मेरे को आप बैठा ही नहीं सकते। मेरे को काम करना है, ऑफिस आना है, बात करना, आदमियों से मिलना है। मैं आज भी
लोगों से मिलने जाता हूँ, उनको बुलाता हूँ। मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ, मन बूढ़ा मन नहीं। बुरा नहीं। तो यही एक रीज़न है कि मैं आज भी एक्टिव हूँ और मेरा काम करने को मन होता है। क्यों नहीं करें, करना चाहिए। आपको क्या लगता है सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा होना चाहिए या इसकी कुछ सामाजिक रिलेशंस भी होने चाहिए? एंटरटेनमेंट के साथ सामाजिक रिलेशन होना बहुत जरूरी। सामाजिक प्रेडिक्शन होना ही चाहिए। आज आप राज कपूर जी की पिक्चर देखिए, बिमल रॉय जी की पिक्चर देखिए, महबूब साहब की पिक्चर देखिए, आप ऋषिकेश मुखर्जी की पिक्चर देखिए, सब में आपको एक न एक सोशल मैसेज मिलेगा। आज के दिन भी आप एक अच्छी पिक्चर में आप देखोगे, आपको सोशल मैसेज मिलेगा। उसका क्या हम लोग कैसे उसको ठीक करें, अपनी जो बुराइयां हैं उसको ठीक करने का एक मैसेज फिल्म के थ्रू मिलता है। और उसको हम लोग ग्रहण भी कर लेते हैं क्योंकि उसके साथ इंटरटेनमेंट है, वो लेक्चरबाजी नहीं है। आपको गाने, नाच और कहानी का घुमाव वो सब मिलता है। साथ में आपके दिमाग में ये भी जाता है कि ये काम हम लोग को नहीं करना चाहिए, इसको ठीक से अपने ऊपर रखना चाहिए। ये आज भी ये चालू है और वही मूवी सबसे बढ़िया है जिसमें ये मैसेज रहता है जी और आज भी रहता है। बिल्कुल, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज है जिससे लोगों आज को आप सितारे जमीन पे जी देखिए, बिल्कुल उसमें आपको मैसेज भी मैसेज है, है। इंटरटेनमेंट भी, बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीजें। दोनों चीजें जब तक नहीं होगी अच्छा सिनेमा नहीं नहीं बोलूँगा। सही बात। कई सिनेमा आजकल बनते हैं, उसमें सुबह से एकदम शुरू से लेकर अंत तक खाली मार धाड़ रहती, तो वो फिल्में देखने का मन भी नहीं करता और चलती ही है, चल ठीक है, और दिमाग पे असर नहीं छोड़ती। सही बात है। कई फिल्में ऐसी होती है जो आज आपको आज भी याद रहती। आपने कब देखी, 50 साल पहले देखी, लेकिन वो आपको आज भी याद है, उसको देखने का मन करता। लेकिन कई फिल्में हैं कि आप हॉल के बाहर निकले और भूल गए। तो इंटरटेनमेंट विथ मैसेज ये होना ही चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री में इसके लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो आप आज का युवा जो मान लीजिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आना चाहे या फिल्म लाइन में आना चाहे, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा को? नहीं, वो आए तो मैं अपना एक्सपीरियंस उसको बता सकता हूँ कि भाई तुम ये करो, ये मत करो, इस तरह से काम करो। तो लेकिन आज का युवा वो सब मांगता नहीं, वो खुद अपने आप को बहुत आगे समझता है, खुद चालू करता है, खुद ठोकर खा के सीखता है। कोई सिखा नहीं सकता, सीखने के लिए कोई नहीं आता। आप कोई भी युवा को, मेरे जीवन में आज तक कोई ऐसा युवा मेरे पास नहीं आया जो सीखना चाहता, वो खुद सीखा सिखाया ही पैदा होता। आपने जिक्र किया आप एक ट्रस्ट चलाते हैं अपने माता पिता जी के नाम पे, तो उस ट्रस्ट से आप समाज के किन उद्देश्यों को उजागर करना चाहते हैं? नहीं, एक तो आसामीज फिल्म में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया लेकिन उनको कोई नहीं जानता। उनको खोज खोज के उनको मैं अवार्ड देता हूँ, उनका नाम सामने लेके आता। सोशली जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, नेत्रालय है, स्कूल्स हैं, तो उनको मैं अपनी तरफ से डोनेशन देके उनको आगे बढ़ाने का काम करता। कैंसर हॉस्पिटल की तरफ मेरा बहुत ध्यान है और
मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के प्रति जागरूक हों। तो उनको मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ और आगे चल के हो सकता है मैं और पूरी तरह से उनको सपोर्ट करूँ। और नेत्रालय में कैटरेक्ट का ऑपरेशन मैं हर एक साल करवाता, 25 से 30 गरीब बहुत बढ़िया। पेशेंट का फ्री वो इलाज करवाता हूँ और वो सारा मैं बजट मेरी तरफ से जाता। और कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अपंग बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी मैं जाके खुद उनको फिनेंशियली हेल्प करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए मेरा मन हरदम से लगा रहता था कि आदमी को एजुकेटेड होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। तो उसके लिए मैं स्कूल को दान भी करता हूँ। और शिलोंग में हमारी फैमिली की तरफ से एक ज़मीन दान दी हमने कांची कामकोठी शंकराचार्य जी को, और फिर उस ज़मीन 1 लाख स्क्वायर फीट हम लोगों ने दान दी। और उस ज़मीन पे हम लोगों ने विद्या भारती के सहयोग से एक स्कूल बनाया है जो कॉलेज तक चल सकते हैं। बढ़िया। तो वो मेरा सबसे बड़ा, आप दान तो नहीं, मेरी सबसे सामाजिक बड़ी योगदान बोल इच्छा सकते हैं। उससे पूरी हुई, जिससे कम से कम हर एक साल सैकड़ों बच्चे पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे। जरूर। और उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और आज भी मैं, जैसे अभी 2 जुलाई को फिर मैं शिलोंग जा रहा हूँ और उसके लिए क्या नया काम कर सकते हैं वो करूँ। तो गोयनका जी, ये जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत बढ़िया था, कि मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे पिताजी और माताजी को मेरे को भरपूर प्यार मिला और मैं जो करता था वो सब ठीक था। और एक बात सबसे बड़ी है कि मैं अपने पिताजी से जितना प्यार करता था उतना डरता भी था, कि मैं किसी भी तरह से उनको ये ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, नाराज नहीं करना चाहते। तो आपके शानदार बचपन में कुछ ऐसी यादगार 47 में इंडिपेंडेंस हुआ, खूब जोरों से मनाया गया, सब कुछ हुआ जी। तो 47 के एंड में सरदार पटेल शिलोंग आए। इतनी भीड़ हुई कि मैं उनके पास ही नहीं जा सका, उनसे मिल नहीं सका। तो बहुत दुख हुआ, खूब रोया। पिताजी ने देखा मेरी तरफ तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें सरदार पटेल मेन गेस्ट थे। तो पटेल जी उस में आए और मैंने उनसे जाके हाथ मिलाया, तब जाके मेरे मन को शांति। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा किस्सा है। और आप इससे ये भी समझ सकेंगे मेरे पिताजी मेरे को कितना प्यार करते थे। सही है। दूसरा एक किस्सा बताऊं पिताजी का। हम लोग को दुर्गा पूजा देखने का बहुत शौक। तो जब भी शिलोंग में पूजा होती थी, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम लोग तीनों पूजा देखने निकल जाते। और एक भी ऐसा मंडप नहीं था जिसको देखे बिगड़ हम लोग वापस आते। तो इस तरह रात के 11, साढ़े 11 बज जाते। तो मेरे पिताजी हम लोग के लिए खाना लेके बैठे रहते थे। आने के बाद हम लोग को खाना खिला के सोते। तो ये सब मेरे पिताजी का प्यार था, जो आज भी मेरे को बहुत
याद आता है, सही बहुत बात है। याद आता है। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद ही है कि आज आप यहाँ तक पहुँचे उनका हैं, आशीर्वाद और मेरे माँ का आशीर्वाद बताया, जो आपने बताया। तो इसलिए जी, माँ बाप का आशीर्वाद जो मिलता है वो और कहीं से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने कई फिल्म लाइन में कई डायरेक्टर्स लोगों से आपने मुलाकात की, कई एक्टर्स से मिले, आपने जैसे बताया भूपेन हजारिका जी से भी मिले आप। तो इस लाइन में सबसे प्रभावशाली डायरेक्टर आपको कौन लगते हैं आसाम में, आसाम में? आसाम में सबसे प्रभावशाली डायरेक्टर जानू बरुआ जी, उनके मुकाबले का कोई डायरेक्टर, अगर वो ध्यान से पिक्चर बनाए तो वो बना सकते मेरे मेरे हिसाब से। जी, आजकल के नए डायरेक्टरों को मैं जानता नहीं, इसलिए बताना मुश्किल है, लेकिन उनके बराबर आज तक मैंने किसी डायरेक्टर को नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके परिवार इतने समय से नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है, तो आपके परिवार की तरफ से आपको क्या लगता है, ऐसा क्या योगदान किया है जिससे असमीज कल्चर का ग्रोथ हुआ है? आसामीज कल्चर तो जो कुछ मैंने किया है वही है, और मेरे परिवार का कोई योगदान उसमें नहीं। लेकिन शिलोंग में मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया 1932 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब बना रही थी तो उन दिनों मेरे पिताजी ने 50,000 का दान दिया था, उन दिनों 1932 में। वो हॉस्पिटल भी 1935 में खुला, बिल्कुल। और उसके लिए मेरे पिताजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राय बहादुर का पद भी दिया। उसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे भाई साहब ने, मतलब हमारे परिवार को यह बोल सकते हो, जीवनराम गोयनका हॉस्पिटल कंटोनमेंट में बनाया जी, जो भी शिलोंग में। जी जी, मेरी माता जी ने राधा कृष्ण का मंदिर महादेव खोला में बनाया। हम लोगों ने अपने दादाजी के समाधि के ऊपर शिव जी का एक मंदिर बनाया, और जो स्कूल मैंने बताया वो बना। तो शिलोंग में हमारे परिवार का बहुत योगदान रहा। लेकिन आसाम में मेरे को छोड़ के किसी का कोई योगदान। अब आपके निजी जीवन से कुछ सवाल पूछते हैं। आपकी जीवनी पर अगर हम कोई सिनेमा बनाए तो उसका नाम क्या होगा? मेरी जीवनी पे पिक्चर बनाए, पिक्चर बनेगी नहीं। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जिसमें मान लीजिए हम शंकरलाल जी गोयनका पे कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका एक कोई शब्द, एक कोई नाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो। तो वो सब्जेक्ट मतलब मेरा जीवन समाज को समर्पित, ये नाम आप रख सकते हो। मैं शंकरलाल गोयनका का जीवन समाज को समर्पित, क्यों मैंने हरदम समाज का भला सोचा है, और मेरे से जो भी हुआ मैंने किया, और मैंने अपने निजी स्वार्थ के ऊपर चढ़ के ये काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने 2013, 2015 और 2019 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। इस एक्सपीरियंस से आप आज के जो निर्देशक हैं हमारे यहाँ के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि आप अच्छी फिल्में बनाइए, लेकिन साथ में उसमें कमर्शियल वैल्यू भी डालिए। अच्छी फिल्म का मतलब नहीं है कि वो कमर्शियल नहीं हो, कि जो पैसा प्रोड्यूसर का लगता है वो वापस आना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ बिमल रॉय का, राज कपूर जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई विथ मैसेज। आवारा फिल्म सोवियत रशिया में सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड चली,
लेकिन उसमें इंटरटेन वैल्यू भी भरपूर था। तो वही करना चाहिए जो आज के जो आसामीज डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर, वो कमर्शियली फिल्म नहीं बना पाते। वो अपने हिसाब से एक बढ़िया सब्जेक्ट लेके एक अच्छी फिल्म बना लेते हैं, लेकिन उससे पैसा वापस। जी, अब क्योंकि फिल्म लाइन की बात कर रहे हैं, तो आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? सबसे पसंद जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शॉर्ट फिल्म का ये गाना बहुत ज़बरदस्त लगा, और आज भी कहीं भी ये गाना मेरे को सुनने को मिलता मैं ठहर जाता। गोयनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आपका इतना योगदान है समाज के तरफ, असमीज़ कल्चर के तरफ, और आपने फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि और भी कई लाइन में अपना हमेशा से योगदान देने की कोशिश की है। और आगे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आप ऐसे ही समाज को योगदान देते रहे, हमारी यही आशा है। इसी के साथ धन्यवाद आपको, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे शंकर लाल जी गोयनका, जिन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म प्रोडक्शन को सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि समाज बदलने के माध्यम के रूप में लिया। इनके विचार, इनका योगदान और इनके अनुभव से आज हमें यह समझ में आया कि जुनून और जिम्मेदारी अगर साथ साथ चले तो समाज में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। आने वाले दिनों में हम पूर्वोत्तर के ऐसे और कई सितारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। सुनते रहिए द हेरिटेज टॉक्स।